फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आपका सारा चीज अच्छे से पूरा हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन में बेसिक चीज आपका आता है कि सॉल्यूशन सबसे पहले बोलते किसको है, किस मिक्सचर को, किस सॉल्यूशन को, किस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले मिक्सचर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को अच्छे से समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को अगर कहा जाए कि जो भी चीज आप अपनी आंखों से देख के अलग कर पा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ग्लास में पानी है और उसमें बालू रख देते हैं, उसके बाद आप अपनी आंखों से देखिए, तो आप अपने आंखों से देखकर अलग कर सकते हैं कि पानी यहाँ पर है और बालू यहाँ पर है, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर, जैसे आपके आसपास बहुत सारा गैस है, अभी आप जहां बैठे हैं वहां पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, लेकिन आप देख के अलग नहीं कर पा रहे हैं कि ये CO2 है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो वैसे मिक्सर को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जांपल समझिए होमोजीनियस मिक्सचर का, जैसे आप ग्लास लिए हैं, उसमें आप चीनी डाल दीजिए या फिर नमक डाल दीजिए, उसके बाद उसको घुला दीजिए। अब घुलाने के बाद आप पता नहीं कर सकते हैं कि कहां पर एग्जैक्ट पानी है और कहां पर चीनी गया, पूरी तरीके से वो घुल चुका है। तो सिंपल अगर कहा जाए, जिसको अपनी आंखों से देखकर अलग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर ही आपका ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। अगर कहा जाए कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, होमोजीनियस को कि हेट्रोजीनियस को, तो होमोजीनियस को हम लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है। वहीं आपका डिफिनीशन लिख कर दिया हुआ है, तो डिफिनीशन आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका कंपोजिशन हर जगह क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना। आप देखकर बता नहीं सकते हैं कि यहाँ कंपोजिशन कम है, यहाँ ज्यादा है, या फिर सिंपल आंखों से देखकर जिसको अलग नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको एग्जांपल दिया है, देखो साल्ट इन वाटर, पानी में आप कुछ नमक मिला दीजिए, उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। शुगर इन वाटर, पानी में नमक डाल के घुला दो, तो उसको बोलेंगे होमोजीनस। यहाँ पर आपका हेट्रोजीनस का जिक्र नहीं होगा क्योंकि हेट्रोजीनस कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, है ना। और देखो होमोजीनस मिक्सचर जो है उसका कंपोजिशन सेम रहता है, वो आपको पता है, वही सब लिखा हुआ है। गैसेज भी क्या बनाता है, गैसेज का भी जो इंटरमिक्सिंग होता है वो आपको ट्रू सॉल्यूशन ही देता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसको आप देखकर अलग नहीं कर सकते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर, और वो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूशन बोलेंगे किसको, कौन मिक्सचर को, होमोजीनियस के हेट्रोजीनस। सबसे आसान सवाल आपका यहीं से पूछा जाएगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, वही सॉल्यूशन बनाता है। अब बहुत सारा जो है ऐसा टर्म है जो कि सॉल्यूशन में यूज किया जाता है ना। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग समझेंगे, अलग अलग प्रकार का होता है। तो कितना क्वांटिटी जो है सोल्यूट का आप सोलवेंट में मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग प्रकार का हम लोग कंसंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ देखेंगे, जो कि आपका 11th में मोल कंसेप्ट में भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है। जब तक आप कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक आप सॉल्यूशन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, है ना। अलग टर्म आपको मिलेगा, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ये सब। तो वही कह रहा है कि बहुत सारा आपका सेवरल वे होता है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताते हैं। एक एक को समझते हैं अच्छे से। तो पहला है परसेंटेज। परसेंटेज में आपका आता है मास परसेंट। मास परसेंट कहने का मतलब वेट बाय वेट। सबसे पहला मास परसेंट में आएगा वेट बाय वेट, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितना वेट जो है सोल्यूट का ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और किस में होना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राम में रखना है सॉल्यूट को, और सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, वो भी ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी आपका ग्राम में होना चाहिए, इंटू 100 कर दीजिएगा, वहां से आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकल जाएगा। अगर
आपको अब ऐसे टर्म को पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपको बोल देगा कि x% वेट बाय वेट है, इसको कैसे पढ़ेंगे? x% वेट बाय वेट कह रहा है, इसका मतलब कि x ग्राम जो है सॉल्यूट का वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व है। इसको क्या लिखेंगे? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। और जो भी परसेंट दे रहा है, जैसे 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम हम लोग शुगर या फिर चीनी जो भी आपको सॉल्यूट दिया हुआ है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम में उसको घुलाया गया है। सॉल्यूशन 100 ग्राम परसेंट है, उसमें x ग्राम सॉल्यूट है। वही आपको सिंपल यहाँ पर डिफिनीशन करके दिया हुआ है कि परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम में इंटू 100। अब यहां पर टर्म आता है कि कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन नहीं करेगा। तो जिसमें भी आपका वॉल्यूम टर्म आएगा, वॉल्यूम का टर्म जिसमें भी आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप 11th क्लास में पढ़ते होंगे पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है, आप लोग सुने होंगे। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जा रहा है तो जहां भी वॉल्यूम आ रहा है वो टर्म आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो बताओ परसेंटेज वेट बाय वेट क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा? इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, क्या है? वेट है और नीचे में भी क्या है? वेट है। कहीं वॉल्यूम का जिक्र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम का जिक्र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि परसेंटेज वेट बाय वेट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मतलब तापमान पे ये डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन भी साथ में हम लोग हल्का हल्का करते चलते हैं, है ना, छोटा छोटा। जैसे देखो हमें कह रहा है कि 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर को जो है डिसोल्व किया जा रहा है 50 ग्राम सोलवेंट में। तो आप फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ये सिर्फ आपको फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप इसका एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन में यूज नहीं कीजिएगा, नहीं समझिएगा सोल्यूट किसको बोलते हैं, सोलवेंट किसको बोलते हैं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो उसी को समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं। देखो सिंपल अगर कहा जाए तो सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सोलवेंट होता है। सोल्यूट और सोलवेंट जो है मिलके बनाता है सॉल्यूशन आपका। सोल्यूट और सोलवेंट सबसे आसान तरीका समझने का है कि जो भी कम क्वांटिटी में है उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जो ज्यादा में है उसको बोलेंगे सोलवेंट। और सोल्यूट और सोलवेंट मिलाइएगा तो बन जाएगा सॉल्यूशन आपका, विलयन बन जाएगा। तो देखो 10 ग्राम शुगर है, आप शुगर से ही पता कर सकते हैं कि वो सोल्यूट है, या फिर क्वांटिटी से भी आप पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 10 ग्राम है और ये सोलवेंट जो है 50 ग्राम है, ये तो आपको दिया ही हुआ है। अगर कभी नहीं दिया हो और समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सोल्यूट किसको सोलवेंट बोलेंगे, जो कम होगा क्वांटिटी में नंबर में सोल्यूट, जो ज्यादा होगा सोलवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। सोलवेंट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट, तुरंत दिमाग में फॉर्मूला जाना चाहिए। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। कितना है जी सोल्यूट का वेट? शुगर कितना है? 10 बाई, बाई में आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना रहता है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? सोलवेंट दिया हुआ है, तो यही वाला सोलवेंट 50 हम लोग नीचे नहीं डाल देंगे, आपको सॉल्यूशन का वेट लेना है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सोलवेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 10 ग्राम आपका सोल्यूट है, 50 ग्राम आपका सोलवेंट है, तो सॉल्यूशन कितना होगा? 60 ग्राम। मतलब आपको नीचे 50 ना लिख के क्या लिखना है? 60 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि फॉर्मूला में सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का वेट लेना रहता है, सोलवेंट का नहीं। तो 10 बाई 60 और गुना क्या करते हैं? 100। अब यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। आप सोल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 100/6
मतलब 50/3 इस तरीके का परसेंट आपको मिलेगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिल सकता है, और कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बना के दिखा दिए। दो कंडीशन आपको दे सकता है, एक तो डायरेक्ट सोल्यूट दिया हुआ है उसको सोलवेंट में घुलाएगा, एक बोलेगा कि 10 ग्राम शुगर को 100 ग्राम या फिर 90 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। तो वहां पर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है, वहां पर आपको जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे उसको भी समझ लो कि 20 ग्राम साल्ट इज प्रेजेंट इन, 20 ग्राम साल्ट जो है प्रेजेंट है 80 ग्राम सॉल्यूशन में, 80 ग्राम सॉल्यूशन में। तो फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। हिंदी वाले भी समझिएगा, कह रहा है कि 20 ग्राम शुगर को हम लोग 80 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व किए हुए हैं, तो बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा। सिंपल फार्मूला पुट कर दो, परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, नमक कितना है 20 ग्राम है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है 80 ग्राम। अब सोलवेंट नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि इतना ग्राम सॉल्यूशन में उसको घुलाया गया है, इतना ग्राम सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग जोड़ने की गलती नहीं करेंगे कि 80 और 20 जोड़ के 100 लिख दे, पहले से आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। तो 20/80 गुना 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20 चौके 80 और 4 से 100 कटाओगे तो 25, मतलब 25% आपका इस केस में परसेंटेज वेट बाई वेट आया। तो आई होप पहला जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाई वेट उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसा ही आपका दूसरा है, वैसा ही आपका दूसरा है परसेंटेज, जिसमें आपको बताते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है वह है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितना वेट जो है सोल्यूट का किसमें ग्राम में 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसी को परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बोलते हैं। इसको अगर आप डिफाइन कीजिएगा, देखो यहां पर डिफाइन किया हुआ है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, किस में रहना चाहिए एमएल में, इनटू 100 कर दो। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें होना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्राम में लेना है। आपको क्वेश्चन में अलग अलग टर्म में दिया जा सकता है, मिलीग्राम ये सब में, लेकिन आप ग्राम में लीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। बाई वेट ऑफ, सॉरी वॉल्यूम इसमें है ना, तो बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए एमएल में होना चाहिए। बहुत सारा वॉल्यूम का आप यूनिट पढ़े होंगे, एमएल, लीटर, डीएम क्यूब, तो यहाँ पर आपको एमएल में लेना है, आपको दिया भी रहेगा क्वेश्चन में, इनटू 100, वहां से आपको मिल जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे बोलेगा हमारे पास x% वेट बाई वॉल्यूम है किसी भी चीज का, 10% जो है वेट बाई वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, उसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि x ग्राम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट हो, चीनी, शुगर, कुछ भी, x ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व इन कितना में 100 ml सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, 1000 ml, 50 ml ये नहीं करना है, ये एकदम कंडीशन है कि आपको 100 ml में ही लेना है, तभी उसको बोलेंगे कि परसेंटेज वेट बाई वेट। वैसे भी आप जानते हैं परसेंटेज कितना में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर 100 ml लिया जाता है, वहां पर क्या था 100 ग्राम होना चाहिए सॉल्यूशन में। तो पढ़ना भी आपको आना चाहिए, जैसे दे देगा 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो 10 ग्राम जो है सोल्यूट का डिजोल्व है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। अब बताइए ये डिपेंड करेगा कि नहीं कंसंट्रेशन पे, सॉरी टेम्परेचर पे। तो परसेंटेज नोट में हम लोग लिखते चलेंगे इसको, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपको दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कौन सा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पहले दिमाग में जाना चाहिए, वहां से जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है ना, इसका भी कुछ कुछ
सेम वैसा ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि 15 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 50 ml, या 60 कर दीजिए इसको, इज प्रेजेंट इन 60 ml सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अभी तो आसान आसान है, सिर्फ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वेट डायरेक्ट पूछ रहा है। बाद में जब आप सारा चीज सीख लीजिएगा तो फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो वैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 15 ग्राम सोल्यूट को बोल रहा है कि सॉल्यूशन है। जो भी पूछ रहा है तुरंत दिमाग में उसका फॉर्मूला जाना चाहिए। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या होता है फॉर्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट का हमें वेट चाहिए। क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, 15 ग्राम सोल्यूट, मतलब सोल्यूट दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम लेना है, सोल्यूट का या सोलवेंट का वॉल्यूम नहीं लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे प्रेजेंट है 60 ml सॉल्यूशन में, पहले से दिया हुआ है, कुछ जोड़ने का घटाने का यहाँ पर जरूरत। वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, इंटू 100, खत्म हो गया। अब इसको आप कटा लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मिलेगा। तो ये दूसरा है कंसंट्रेशन टर्म। इस टाइप से हम लोग समझते चलेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ही पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड। तो इसलिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन में इन सारे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, वो भी सीखते चलना है आपको। तीसरा देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वही आपको फॉर्मूला दिया है जो पहले वाला था, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, है ना, इन 100। एक और पॉइंट इसके बारे में लिखा है, चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बदलिएगा तो इसका भी वैल्यू बदल जाएगा, जबकि परसेंटेज वेट बाई वेट का नहीं बदल रहा था, है ना। तीसरा है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर सोल्यूट अभी तक हम लोग ले रहे थे ग्राम में, अब सोल्यूट को भी किस में लेंगे, ml में लेंगे, और सॉल्यूशन तो आपको पहले से ही ml में दिया रहेगा, वॉल्यूम है तो जब दोनों सोल्यूट और सोलवेंट जो होता है यार लिक्विड रहेगा और उसको हम लोग ml में लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को अगर आप यहां पर लिखिएगा उसका फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों किसमें होना चाहिए, ml में इंटू 100। इसको भी हम अलग से लिख देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर, जितना बार आप फॉर्मूला को लिखिएगा, जितना बार उसको देखिएगा उतना आपके दिमाग में बैठेगा। और जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, अगर शुरू शुरू में बना रहे हैं तो जो भी फार्मूला यूज हो रहा है पहले आप उस फार्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, है ना। जितना फार्मूला लिखोगे उतना दिमाग में बैठेगा, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला आपको पढ़ना है बाबू, और उसका एक अलग कॉपी भी आपको बनाना है। जितना बार फार्मूला देखोगे उतना रिवाइज होता रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ml में, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें होना चाहिए, ml में, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे इसमें भी क्वेश्चन लिख लो एक, कहेगा कि 60 ml solute is dissolved in 100 ml solvent, तो फाइंड कीजिए इसका क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ml में, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इसमें पुट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 60 ml। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 60 ml बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 60 ml सॉल्यूट को डिसोल्व किया जा रहा है 100 ml किस में सोलवेंट में। अब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सॉल्यूट प्लस सोलवेंट कैसे बनता है सॉल्यूशन। कितना आपके पास सॉल्यूट है कितना आपके पास सोलवेंट है दोनों को मिला दीजिएगा तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो सॉल्यूट है 60, उसको घुलाया जा रहा है 100 ml किस में सोलवेंट में। तो सॉल्यूशन आपको मिलकर तैयार हो गया 160 ml का। तो यहां पर ये वाला 100 नहीं पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 160 और गुना 100। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा क्या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो 3 अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन टर्म देखे। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही पार्ट पर मिलियन में भी आपको दे देगा। पार्ट पर मिलियन, मिलियन बिलियन इस टाइप में आपको दे सकता है। तो पार्ट पर मिलियन आपसे पीपीएम निकालने के लिए पूछेगा। अभी तक आपसे परसेंटेज पूछ रहा था तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब पीपीएम पूछेगा, पार्ट पर मिलियन पूछेगा तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बिलियन पूछेगा तो 10 टू द पावर 9 से। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का किसमें वेट है ग्राम में होना चाहिए, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट ये भी आपको ग्राम में दिया रहेगा। बस अभी आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप 10 टू द पावर 6 से कर दीजिएगा, उसी को बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। एक होता है पीपीबी पार्ट पर बिलियन। तो बिलियन में क्या करेंगे यहाँ पर 6 के जगह पे 9 लिख देंगे है ना। और ये सब जो होता है ये वेट के लिए होता है, वॉल्यूम के लिए ये सब नहीं होता है ना। तो ये आपका पीपीएम हो गया। इसी टाइप से आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और किसमें 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलियन बन जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिलियन बन जाएगा। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड नहीं करेगा। इसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है, देख रहे हो मास आ रहा है, यहां भी मास आ रहा है। तो वॉल्यूम आयतन का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वह है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है कितना मोल जो है सॉल्यूट का, कितना मोल जो है सॉल्यूट का वो आपका किसमें डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर आप मोलैरिटी को लिखिएगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल जो है सॉल्यूट का बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हर जगह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सॉल्यूट को तो सॉल्यूट का हमें क्या निकालना है मोल, मोल भी निकालने का आपको तरीका बताया जाएगा है ना, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब यहां पर सॉल्यूशन किस में लेना है लीटर में लेना है, तो आपको मिल जाएगा मोलैरिटी। सिंपल अगर लिखा जाए तो एन बाई वी और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में। आपको क्वेश्चन में मोल अगर दिया है डायरेक्ट तो मोल यहां पर पुट कर देंगे, नहीं दिया है तो अलग अलग तरीका से हम लोग मोल निकालते हैं। अभी आप 11th क्लास में आप जब मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे तो वहां पर आप मोल निकालने का तरीका सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट तरीका है मोल निकालने का। तो मोल का भी जिक्र आया है तो मोल निकालने का तरीका सीखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप निकालेंगे और ऊपर में और उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम किस में रखना है लीटर में रखना है। अभी तक जो हम लोग देखे परसेंटेज वाले में उसमें वॉल्यूम एमएल में था, यहाँ पर आपको किस में रखना है लीटर में रखना है। तो वॉल्यूम का भी कुछ कन्वर्जन हम लोग सीख लेते हैं। वॉल्यूम में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उसको ध्यान रखना है। 1 लीटर में होता है 1000 ml या उसी को हम लोग बोलते हैं 1000 सीसी।
सीसी कहने का मतलब क्या है जी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब को ही बोलते हैं सीसी। सीसी कहने का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको ध्यान रखना है। 1 लीटर में 1000 ml आप बोल सकते हैं, या फिर 1000 सीसी बोल सकते हैं, या फिर आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 1 लीटर बराबर कभी कभी डीएम क्यूब में भी आता है, डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब होता है। तो लीटर का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। 1 लीटर में अगर मीटर में पूछा जाए तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब कहा जाएगा, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। और मीटर में पूछा जाएगा तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ये सब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी जाके आपसे सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो जो भी यूज होगा हम आपको बताते चलेंगे बीच बीच में। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। ये सब यूज होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम का कन्वर्जन सबसे पहले यहाँ पर आता है, जब आप मोल का क्वेश्चन बनाइएगा तो सारा जितना भी कन्वर्जन आपको वॉल्यूम का है सब हम लिख दिए। एक बार फिर से बता देते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। आप ml को सीसी भी बोल सकते हैं ना। 1 ml बराबर आप 1 सीसी भी बोल सकते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो वही 1 लीटर में आप 1000 ml बोलिए बोलिए, या फिर 1000 सीसी बोलिए, या फिर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलिए। 1 लीटर में ध्यान रखना है कि 1 डीएम क्यूब होता है। 1 लीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। वहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर +3 है, ध्यान रखना है। सेंटीमीटर क्यूब +3 हो जाता है और मीटर क्यूब -3 हो जाता है। तो ये वॉल्यूम का कन्वर्जन है। अब चलते हैं मोल निकालना। कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल आपको 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला, अगर आपको मास दिया हुआ है, अगर मास दिया हुआ है तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, मोल को जो है स्मॉल n से हम लोग डोनेट करते हैं, इसको बोलेंगे मोल। अगर मास दिया हुआ है किसी का तो मास बाई हम लोग क्या कर देते हैं? मोलर मास। मास बाई मोलर मास कर देंगे तो वहां से आपको मोल मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन के साथ हम लोग करते चलते हैं। जैसे कहेगा कि 2 ग्राम O2, 2 ग्राम O2 आपको दिया हुआ है, 7 ग्राम N2 आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन। बताइए इसका कितना मोल प्रेजेंट है? 2 ग्राम O2 का मतलब कितना मोल, और 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब कितना मोल। तो मोल का हम लोग फॉर्मूला तुरंत देखे, मास के टर्म में दिया हुआ है तो मास बाई मोलर मास होता है। मास आपको दिया हुआ है, देखो कितना ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, 2। मोलर मास O2 का, O2 का मोलर मास क्या हो जाएगा? O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम। तो सिंपल बस 2/32 कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। मतलब 1/16 मोल इसका प्रेजेंट है। इसका मतलब 2 ग्राम O2 का मतलब 1/16 मोल है। वैसे ही N2 का आप निकालिए। वैसे ही N2 का अगर आप देखोगे तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है? मास बाई मोलर मास। मास आपको दिया हुआ है 7, N2 का मोलर मास N2, एक नाइट्रोजन का अगर देखोगे मोलर मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 28। ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो बट्टा में हम लोग कर देंगे 28, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से आपको अगर मास दिया हुआ है, आपसे मोल पूछ रहा है, तो जो भी मास दिया हुआ है उसको ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है किससे? उसके मोलर मास से। जो भी टोटल उसका मास है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मोल। तो पहला तरीका है मास से मोल निकालने का। दूसरा जो तरीका है वह है आपको दिया रहेगा वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे? अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको मोल निकाला जाता है, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम बट्टा में एसटीपी पर जो भी वॉल्यूम होता है उसको 22.4 लीटर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा
मोल। तो दूसरा तरीका है मोल निकालने का, कुछ भी वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे मोल पूछेगा, 22/4 से आपको डिवाइड कर देना है। और किसमें होना चाहिए, अगर लीटर में दिया हुआ है तो 22/4 से, अगर आपको वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, लीटर में दिया है तो 22/4 से डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम जो है एमएल में दिया हुआ है तो इसको भी आपको एमएल में रखना है ना, अब जाके कन्वर्जन सही होता है। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22,400 से, और ये किसमें होना चाहिए वॉल्यूम, एमएल से। तो दो तरीका देखे, पहला मास, जो भी मास दिया हुआ है उसको ऊपर रखना है, नीचे मोलर मास, आपको मोल मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो देखेंगे सबसे पहले कि वॉल्यूम दिया किसमें है, लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया हुआ है। लीटर में दिया है तो 22.4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे मोल निकालने के लिए। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है, एमएल में, तो 22,400 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आपको वॉल्यूम सॉरी मोल मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, मोल के अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो कैसे मोल निकालेंगे, बोलेगा वॉल्यूम जो है 11.2 लीटर ऑफ O2 में कितना मोल प्रेजेंट है। 11.2 लीटर आपको O2 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 11,200 ml ऑफ N2। इन दोनों का आपको मोल बताना है। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि दिया क्या है। हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, इधर आपको दिया हुआ है 11,200 ml। वॉल्यूम दिया हुआ है, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए। मोल निकालने का तरीका, गिवन वॉल्यूम बाई, अगर लीटर में दिया हुआ है 22.4, मिलीलीटर में दिया हुआ है 22,400 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम किसमें दिया है, लीटर में, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, कटाइएगा, आपका 1.2 आ जाएगा, मतलब 0.5 क्या आया, ये मोल आया आपका। इसके लिए अगर मोल निकालोगे, वॉल्यूम देखेंगे किसमें दिया हुआ है, एमएल में, तो जो भी दिया हुआ है आपको लिख लेना है सबसे पहले। एमएल में दिया है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 22,400 से, तो इसको भी कटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 मोल आपको मिलेगा। तो दो तरीका हम लोग सीखे, एक आपको मास दिया हुआ है तो कैसे मोल निकालेंगे, मास बाई मोलर मास करके। वॉल्यूम दिया हुआ है तो देखेंगे वॉल्यूम को किसमें दिया हुआ है, या फिर आप सिंपल किसी में भी दिया हुआ है लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए डायरेक्ट। अब लीटर में कन्वर्ट कर लिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ 22.4 से उसको डिवाइड करना है, आपको मोल मिल जाएगा। तीसरा जो तरीका होता है मोल निकालने का, वह है इफ नंबर ऑफ एंटिटीज, बहुत सारा एंटिटीज, अगर आपको एटम्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, या फिर आयंस दिया हुआ है, बहुत सारा एंटिटीज अगर आपको दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए मोल कितना होगा, उसके लिए अलग तरीका होता है। अब आपको मोल निकालने के लिए एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब गिवन एंटिटीज, जो भी एंटिटीज आपको दिया हुआ है उसको ऊपर में लिख देंगे। एटम्स दिया हुआ है तो एटम्स, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल, जो भी दिया हुआ है ऊपर में लिख देंगे, और नीचे में एवोगाद्रो, एवोगाद्रो नंबर जो होता है कांस्टेंट है, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सिंपल एन बराबर लिख सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम को हम लोग, गिवन एंटिटीज को कैपिटल एन लिख रहे हैं, और एवोगाद्रो नंबर को हम लोग शॉर्ट में एन लिखते हैं, उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। एन का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, अगर एटम्स में कहेगा तो इतना एटम्स होता है, अगर मॉलिक्यूल में बोलेगा तो मॉलिक्यूल होता है, या फिर आयंस के टर्म में इतना ही होता है। तो एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू आपको ध्यान रखना है 6.022 इंटू 10⁻23। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए आप इसको 6 भी लेके बना सकते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू आप लेकर मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बोलेगा 2 इंटू 10⁻4 एटम्स ऑफ
O2। इसमें मोल बताइए कितना प्रेजेंट है। तो हम लोग देखें कि एंटिटीज दिया हुआ है, एटम्स दिया रहेगा, मॉलिक्यूल दिया रहेगा या फिर आयंस दिया रहेगा, उससे मोल कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपको एंटिटीज का वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁴ बट्टा में आंख बंद करके एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगाद्रो नंबर को अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻23 लीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। कितना आया ये? कटाइएगा तो आपको मिलेगा 1/3 इंटू, इसको आप कटाइएगा तो नीचे में देखो 23 है प्लस में और ऊपर में +4 है, तो इसको कटाइएगा तो आपको मिल जाएगा, नीचे में आपको मिलेगा 10⁻17, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो -17 हो जाएगा। मतलब 1/3 इंटू 10⁻−17 मोल इसका आया। किसमें? 2 × 10⁴ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तरीका है मोल निकालने का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप मोल निकालने का तरीका सीख गए तो अब आप मोलैरिटी का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर मोल पहले से दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ है, अगर आपको वेट दिया हुआ है तो पहले उसको मोल निकालेंगे उसका, एंड देन मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट करके हम लोग मोलैरिटी को निकालते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? कितना मोल जो है सॉल्यूट का है बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। वहां से आपको मोलैरिटी मिल जाएगा। अब बताओ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल बाई लीटर। मोल का यूनिट क्या हो जाता है? मोल हो जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोग पढ़ते होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल हो जाएगा और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा? तो मोलैरिटी डिक्रीज करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? घटता चले जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम कहाँ आता है? नीचे आता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। लेकिन सिंपल अगर कहा जाए कि डिपेंड टेम्परेचर पे करेगा कि नहीं करेगा, तो करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी को निकालते हैं। अब मोलैरिटी को निकालने का कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि 10 ग्राम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं कि 10 ग्राम जो है NaOH का, कि 10 ग्राम NaOH में आपको दिया रहेगा और इसका फाइंड मोलैरिटी। सिंपल आपको बोल देगा कि 10 ग्राम NaOH हमारे पास है, उसका मोलैरिटी बताइए कितना होगा। या 10 ग्राम NaOH को डिसोल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, तो हम बताए हैं कि जो भी आपसे पूछ रहा है तुरंत उसका फार्मूला दिमाग में जाना चाहिए। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए? लीटर में। आपको मोल यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 ग्राम क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपको डायरेक्ट मोल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे? मास बाई मोलर मास करके। तो 10 ग्राम NaOH का सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, तभी मोलैरिटी निकल सकता है। देखो निकालते हैं मोल। मोल निकालने के लिए मास 10। अब मोलर मास जो है सोडियम का आपको क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, या फिर आपको पहले से याद होना चाहिए कि सोडियम का जो है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 40। मतलब NaOH का मोलर मास अगर कहा जाए तो वह है 40। तो मास आपको दिया हुआ है 10, मोलर मास हम लोग देख लिए कितना आया? 40। अब इसको कटा लीजिएगा तो मोल हमारे पास आया 1/4।
मोल मिल गया, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगा वहां से। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। मोल हमें मिल गया कितना, 1/4। वॉल्यूम देखो दिया हुआ है कि कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH डिजोल्व हो रहा है किस में, 2 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2, और वो भी किस में दिया हुआ है, लीटर में। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो 1/8 आपका क्या आया, मोलैरिटी। खत्म हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो मोल आपको क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मोल निकालने का तरीका हम आपको बता दिए। उन्हीं तीनों तरीका से हम लोग मोल निकालेंगे। मास दिया हुआ है तो मास बाई मोलर मास, और जो दो तरीका है उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगला जो है आपका, अगला है आपका नॉर्मेलिटी। यहां पर दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मेलिटी जानने से पहले हम लोग जानते हैं मोलैरिटी का जो है छोटा एक तोतला भाई होता है, मोलालिटी। बोलने में ही तोतलापन आ रहा है, इसलिए इसको मोलालिटी का छोटा तोतला भाई बोलते हैं। तो सेम वही है जी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। तो मोलारिटी को हम लोग इस कैपिटल एम से डोनेट करते थे, अब मोलालिटी को स्मॉल एम से डोनेट करेंगे। मोलालिटी क्या होता है, कितना मोल जो है सोल्यूट का, वहां पर भी यही था, कितना मोल जो है सोल्यूट का प्रेजेंट है किसमें, पर केजी सोलवेंट में। सोलवेंट किसमें रखना है, केजी में। मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कितना मोल है, बट्टा में हम लोग क्या कर देंगे, कितना मास जो है सोलवेंट का उसमें डिजोल्व है। किसी भी सोल्यूट का मोल कितना सोलवेंट के मास में डिजोल्व है, और मास जो है सोलवेंट का आपको इसमें रखना है, केजी में रखना है, उसी को बोलेंगे मोलालिटी है। इसका डिफिनीशन भी आपका दिया होगा, देखो यहां पर दिया हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी सोलवेंट में। मतलब कितना मोल जो है सोल्यूट का पर केजी, किसमें, सोलवेंट में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं कराता है, यहाँ पर आपको सोलवेंट में पर केजी, जैसे 1 किलो सोलवेंट ले लिया है, 1 किलो पानी ले लिया है, उसमें कितना मोल जो है सोल्यूट का डिजोल्व है, उसी को बोलते हैं उसका मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में मोल है तो मोल, और नीचे में क्या लिया हुआ है, पर केजी, मतलब मास लिया हुआ है सोलवेंट का, बटा में केजी, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मोल को आप अलग अलग टर्म में मोल निकाल सकते हैं या फिर ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो सिंपल मोलालिटी बराबर लिख सकते हैं स्मॉल एन, कहने का मतलब मोल, बाई मास ऑफ सोलवेंट, किसमें होना चाहिए, केजी में। तो यहां से आपको मिल जाएगा मोलालिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है, आपको यहाँ पर सोलवेंट का मास लेना रहता है। जैसे इसका क्वेश्चन करते हैं, अब ये बताइए इसके बारे में कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो मोलालिटी, अभी तक हम लोग देखे कि जो मोलारिटी था वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ रहा था। क्या ये करेगा, इसमें कहीं वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, मोलालिटी में कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सिंपल बात। जहां वॉल्यूम आ रहा है टेम्परेचर पे करेगा, नहीं आ रहा है नहीं करेगा। इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक चीज एकदम ध्यान रखना है अच्छे से, कि सोलवेंट का मास लेना है और वो भी केजी में लीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास का यहाँ पर कुछ कन्वर्जन पहले सीख लेते हैं, मास कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर मास आ रहा है तो मास का भी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो 1 केजी में कितना होता है जी, 1000 ग्राम। 1 ग्राम में अगर देखोगे तो 1000 मिलीग्राम होता है। ये सब छोटा छोटा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारा होता है जो कि आपको यूज नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए। कभी कभी पूछ दिया, 1 टन, 1 टन में होता है 1000 केजी। 1 क्विंटल आपको दे देगा, उसमें होता है 100 केजी। तो ये सब मास का कुछ कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर कन्वर्जन इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। 1 किलो में
1000 ग्राम, और 1 ग्राम में पूछेगा कितना मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम। इसका मतलब 1 केजी में 10⁶ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, है ना। तो ये सिंपल आपका मास का कन्वर्जन है। अभी हम लोग देखे वॉल्यूम टर्म आ रहा था, तो वॉल्यूम का जो भी कन्वर्जन आपका यूज होने वाला था, सारा कन्वर्जन आपको बता दिए। मास में इतना ही कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, खत्म हो गया। और इसमें कन्वर्जन आपका नहीं आएगा। जब आप कन्वर्जन करना सीख गए, अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। जैसे बोलेगा कि सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 20 ग्राम NaOH, पिछले वाला ही हम लोग सोल्यूट को लेते हैं, कि कहेगा कि 20 ग्राम NaOH जो होता है वो प्रेजेंट इन 500 ग्राम सोलवेंट, फाइंड मोलालिटी। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, एक को बोलते हैं मोलारिटी, इसको बोलते हैं मोलालिटी, उसका तोतला भाई है ना। तो कैसे निकालेंगे, जो भी पूछ रहा है दिमाग में तुरंत फॉर्मूला जाना चाहिए। मोलालिटी स्मॉल m बराबर मोल ऑफ सोल्यूट भाई मास ऑफ सोलवेंट, किसमें रखना है, केजी में, खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है, 20 ग्राम मतलब वेट दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो मोल निकालने का तरीका भी आपको बताए, वेट दिया हुआ है तो, या फिर मास दिया हुआ है, मोल निकालना है, मास बाई मोलर मास, कितना मास दिया हुआ है जी, 20 ग्राम, मोल निकाल लेंगे। 20 ग्राम जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दो, बटा में क्या करते हैं, मोलर मास। NaOH का मोलर मास अभी हम लोग देखे कितना होता है, 40, तो 20/40 कर दो, मतलब 1/2, क्या आया ये, मोल आया। यहाँ पर पुट कर देते हैं मोल 1/2। अब क्या चाहिए हमको, मास चाहिए सोलवेंट का। क्या कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 ग्राम सोलवेंट में, मतलब सोलवेंट का आपको मास दिया हुआ है, किसमें, ग्राम में दिया हुआ है। लेकिन हमें आपको मास जब तक आप केजी में नहीं लीजिएगा तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। केजी में लीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूला को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर में 1000 से डिवाइड करके इसको ग्राम कर दीजिए। तो एक ही आप ध्यान रखिए, उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ये आपका आसान है, अलग अलग फॉर्मूला कितना है ध्यान रखेगा कोई। तो यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है सोलवेंट का 500, किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, उसको जब तक केजी में नहीं कन्वर्ट कीजिएगा आंसर नहीं आएगा। तो मोल तो हम लोग देख लिए 1/2 आया, मास कितना दिया हुआ है 500, बट किसमें दिया हुआ है ये, ग्राम में। अब केजी में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 1000 से नीचे आप भाग दीजिएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 1000 कहाँ आ गया, ऊपर में। तो अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर में 1000 हुआ, नीचे 500 गुना 2 करोगे तो ये भी आपका 1000 आ जाएगा, मतलब 1 मोलालिटी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे बना एक बार फिर से समझ लो। आपको कह रहा है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो 500 ग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट है, तो मोलालिटी बताइए। हमें मोलालिटी का तुरंत फॉर्मूला जाना चाहिए कि मोल बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मोल हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मोल निकालने का तरीका अभी आप लोग सीखे। मास दिया हुआ है, जब मास दिया है मोल कैसे निकालेंगे, मास बाई मोलर मास। मास दिया हुआ है 20, मोलर मास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, वहां से मोल निकाल लिए। अब नीचे हमको क्या चाहिए, मास चाहिए किसका, सोलवेंट का, और वो भी केजी में देव दिया हुआ है। 500 ग्राम आपको सोलवेंट का मास दिया हुआ है, उसको लिख लिए। लेकिन ग्राम में लिखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा 1000 ऊपर। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कट जाएगा टोटल और आएगा 1। तो मोलालिटी जो है इस क्वेश्चन का कितना आया, 1 आया। तो हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी क्वेश्चन देख लिए कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट देखे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखे। दो इंपॉर्टेंट देखे, एक मोलैरिटी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला, उसका क्वेश्चन। उसके बाद उसका छोटा तोतला भाई को भी देखे मोलालिटी। वॉल्यूम कन्वर्जन हम लोग आपको सिखाए, जितना भी कन्वर्जन हो सकता है वॉल्यूम का पॉसिबल आपके क्वेश्चन के लिए, वो भी हम लोग देखे।
मास का कन्वर्जन, इतना से आपका काम हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अलग अलग, और भी बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म है, उसको भी सीखते हैं। और अगर आप देखिएगा तो एक आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सेम वही है, नॉर्मेलिटी को हम लोग लिखते हैं अगर कैपिटल एन से, तो इसका मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेम अगर आप मिलाइएगा इस क्वेश्चन को मोलारिटी से, तो मोलारिटी में क्या कहता था, कितना मोल जो है सोल्यूट का पर लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व है। यहां पर क्या कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट, एक नया टर्म आपको मिल रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो है किसका, सोल्यूट का डिसोल्व है पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी। सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मेलिटी बराबर शॉर्ट में ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए वॉल्यूम, लीटर में, उसको बोलेंगे नॉर्मेलिटी। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे सिंपल एन ले लीजिएगा, एन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता था, मोलारिटी। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट कितना सोल्यूट का डिसोल्व है पर लीटर, किसमें, सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर पे करेगा डिपेंड, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा, यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं कितना वेट जो है प्रेजेंट है बट्टा में इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग तरीके से निकालते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है टोटल मोलर मास, जिसका भी आपसे बोल रहा है उसका मोलर मास ले लेंगे बट्टा में एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है जी, अलग अलग टर्म आ रहा है आपको, एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट। तो एन फैक्टर जो है अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। एन फैक्टर अगर देखा जाए, यहां पर हम एन फैक्टर के बारे में बता रहे हैं आपको, तो सिंपल आपको याद रखना है कि कितना कितना होता है। जैसे कोई एसिड है, एसिड के लिए एन प्लस देखिएगा तो कितना जो है वो एच प्लस एसिड दे रहा है सॉल्यूशन में, जितना एच प्लस देगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बेस की बात करें, कितना ओ एच माइनस जो है वो सॉल्यूशन में दे रहा है, वो उसका एच प्लस हो जाएगा। जैसे H2SO4 है, इसका एन फैक्टर आपसे पूछेगा कितना हो जाएगा। अगर आप H2SO4 को डिसोल्व कीजिएगा पानी में, तो यहां से 2 हाइड्रोजन आपको मिलेगा, इसका मतलब है एन फैक्टर H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2। जैसे HCl का पूछेगा एन फैक्टर कितना होगा, HCl पानी में घुलेगा, एक एच देता है, मतलब जितना एच प्रेजेंट है, सबसे पहले पहचानेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। एसिड है, देखेंगे कितना एच है, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। इसमें कितना एच है, 1, एन फैक्टर हो जाएगा 1। वैसे ही बेस है, कितना ओ एच माइनस जो है वो दे रहा है, वो उसका बेसिसिटी हो जाएगा। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ये अगर घुलेगा पानी में तो एक ओ एच जो है वो देगा, जितना ओ एच प्रेजेंट होगा उतना ओ एच वो पानी में रिलीज कर देता है, वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से जितना OH रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तीसरा एन फैक्टर होता है किसी के वैलेंसी के बराबर, जो भी उसका वैलेंसी होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो जो भी वैलेंसी उसका होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो बहुत सारे जगह पर आपको एन फैक्टर दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। आपको ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छा है, सिंपल पुट करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। नहीं दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट दिया है तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट कर दीजिए, वहां से आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको दिया रहेगा मोलर मास, मोलर मास बाई एन फैक्टर कर दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा
इक्विवेलेंट वेट। अब देखो इस फॉर्मूला को हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिख रहे हैं अभी, जीएम क्या है जी? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता था? मोलर मास बाई एन फैक्टर। ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट को हम पूरी तरीके से ब्रेक कर चुके हैं। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट को सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, वेट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट के जगह पे अगर आप मोलर मास बाई एन फैक्टर यहां पर पुट कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, देखो इसमें हम लोग पुट करते हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। यहां पर पुट करते हैं इक्विवेलेंट वेट के जगह पे क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बट्टा में एन फैक्टर। बट्टा में एन फैक्टर कीजिएगा तो कहां चला जाएगा? ऊपर में। स्मॉल में हम एन एफ लिख रहे हैं एन फैक्टर को। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? अब ये देखो क्या हो गया? वेट बाई मोलर मास। वेट बाई मोलर मास को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? मोल गुना एन फैक्टर। तो ये अलग अलग फार्मूला आपको ग्राम इक्विवेलेंट का आया। सबको ब्रेक करके अगर आप सिंपल फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का निकालिएगा तो मोल और उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया तो वॉल्यूम से डिवाइड करके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर। आगे देखते हैं और आगे क्या है। वहीं आपको देखो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स तरीका से, हम आपको तोड़ तोड़ के आपको बता चुके हैं किस तरीके से बनाना है। जैसे इसका भी अगर क्वेश्चन करा जाए, कहेगा 2 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इज प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। या फिर इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 ml कर देते हैं। तो फाइंड नॉर्मेलिटी। कहेगा कि 2 मोल जो है NaOH का किसमें प्रेजेंट है जी? 2 मोल जो है NaOH का ये प्रेजेंट है 50 ml सॉल्यूशन में, तो इसका नॉर्मेलिटी बताइए। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जो भी चीज आपसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है। चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए या फिर फिजिक्स पढ़िए, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में वो फॉर्मूला जाना चाहिए जिसके भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का तुरंत फॉर्मूला देखिए क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और भी फॉर्मूला हम आपको बताए थे इसमें, और भी फॉर्मूला की ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं मोल गुना एन फैक्टर बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको मोल तो दिया हुआ है 2 मोल NaOH का, तो मोल दिया हुआ है 2। एन फैक्टर बताओ NaOH का। NaOH जो है पानी में घुल के कितना OH रिलीज करेगा? एक है, एक ही OH है, एक हो जाएगा। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है किस में? ml में, लिख देंगे 50। लेकिन आपको वॉल्यूम किस में लेना रहता है नॉर्मेलिटी निकालते वक्त? वॉल्यूम आपको लेना रहता है लीटर में। तो यहां पर आपको दिया हुआ है ml, 50 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 1000 कहां आ जाएगा? ऊपर चला आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 मतलब
40 क्या आया इसका? नॉर्मेलिटी आया। 40 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट में अगर लिखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपका नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी का एक बार फिर से समझ लो। नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी का तुरंत फॉर्मूला दिमाग में जाना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया हुआ है, मोल दिया है, मोल के टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मोल के टर्म में लिखोगे तो मोल गुना एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल गुना एन फैक्टर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। मोल दिया हुआ है 2 मोल, पुट कर दिए। ये एक कहां से आया जी, एक क्या है, एक है एन फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास एक OH है, ये बेस है, और बेस रहता है तो कितना OH माइनस जो है वो सॉल्यूशन में दे रहा है, तो एक OH जो होता है ये देगा सॉल्यूशन में, वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। एक पुट कर दिए, इनटू, इनटू क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। ये 1000 कहां से आया, ये समझो। तो मोल गुना एन फैक्टर हो गया, नीचे में क्या है, वॉल्यूम, किसमें लेना है, लीटर में। आपको यहाँ पर वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, ml में, 50 लिख दिए। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो बट्टा में 1000 करते हैं। अब यही बट्टा को हम लोग क्या किए, 1000 को ऊपर लेके जाएंगे, है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाता है, ऊपर में। मतलब 1000 से डिवाइड किए तो 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप कटा लीजिए, कटाइएगा तो आपको मिलेगा 40। तो नॉर्मेलिटी कितना आया, 40। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी को निकालते हैं। और एक आपका सिंपल सा बच गया है, वह है मोल फ्रैक्शन, तो उसको भी समझ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नॉर्मेलिटी को बताए कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। देखो नहीं मिल रहा है तो यहां पर हम लोग देखते हैं। एक आपको और होता है मोल फ्रैक्शन, सिंपल, बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन को अगर आप सिंबल कीजिएगा तो इसको हम लोग चाई से डोनेट करते हैं, या फिर स्मॉल एक्स बोलिए आप, है ना, इसको चाई बोलते हैं। तो एक्स बराबर होता है कितना मोल जो है किसी का भी प्रेजेंट है। जैसे दो सॉल्यूशन है तो मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन बाई टोटल मोल। कितना भी सॉल्यूशन हो, जिसका भी मोल निकालना है उसका हम लोग मोल ले लेंगे, बटा में टोटल मोल कर दीजिएगा, वहां से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास दो कोई सबस्टांस है, उसको मिलाते हैं, एक ए है एक बी है। ए के पास मान लेते हैं कि एक्स मोल है और बी के पास जो है वाई मोल है, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, है ना। हमारे पास दो कंपोनेंट लेते हैं, एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं। ए का एक्स मोल है, ये क्या दिया हुआ जी, मोल, और बी का जो है हम लोग वाई मोल लेते हैं, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो आपसे बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए का, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल हम लोग क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, बट्टा में टोटल मोल कर देते हैं। तो चलो बताओ यहां पर मोल ऑफ ए, सॉरी मोल फ्रैक्शन जो है ए का क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हम चाहिए लिखते हैं, चाहिए कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और चाहिए प्लस चाई बी क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा, है ना, चाहिए प्लस चाई बी, ये आपका यहां पर क्या है, टोटल मोल है। अब हम यहां पर फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मोल फ्रैक्शन बराबर लिख सकते हैं चाहिए बटा में चाहिए प्लस चाई बी, या फिर अगर बी का पूछ रहा है तो चाई बी बटा में चाहिए प्लस चाई बी। चाहिए बोलिए या फिर एक से बोलिए, तो एक से क्या है जी, मोल फ्रैक्शन जो है ए का है, चाहिए जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, चाई बी जो है ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है।
हम लोग मोल लेते हैं ना। तो चाहिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है ए का है, और चाय भी जो है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल तरीका है, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल आपको ऊपर लेना है, बट्टा में टोटल मोल कर दीजिएगा, तो वहां से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे एक बार फिर से समझ लो, दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है। ए के पास एक्स मोल है, बी के पास वाई मोल है। या फिर इसको और चेंज कर देते हैं, अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं उस टर्म में, ए के पास जो मोल है मान लेते हैं एन ए, और बी के पास जो मोल है उसको मान लेते हैं एन बी। टोटल मोल क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी। हमसे पूछेगा कि बताइए ए जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो, तो ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का मोल एन ए बटा में टोटल मोल एन ए बटा में एन बी। बी का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछेगा, तो बी का मोल बटा में टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। और आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उसको भी, जो भी टर्म है यहाँ पर एन ए क्या है जी, एन ए जो है ये मोल ऑफ ए है, एन बी जो है ये मोल ऑफ बी है, बी का मोल है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है ये 1 के बराबर होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। यहां से आप एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, है ना। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन जो होता है ये 1 के बराबर आता है। 1 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है वो। जैसे इससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2 मोल जो है ए का है एंड 5 मोल जो है वो बी का है, तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए का आपको 2 मोल दिया हुआ है, अच्छा है। 5 मोल जो है वो बी का दिया हुआ है, तो बताइए मोल फ्रैक्शन जो है ए और बी का क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, ए के लिए निकालते हैं तो हम लोग चाहिए लिखते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल कितना दिया हुआ है उसको उसको ऊपर रखेंगे। ए का मोल आपको दिया हुआ है 2। अब टोटल मोल करने का मतलब क्या है, ए प्लस बी। ए है 2, बी है आपका 5, तो टोटल मोल एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7। टोटल मोल 7 हो गया। ये आपका क्या आया, 2/7 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं कि बी का कितना मोल है बट्टा में टोटल मोल, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एक का निकाल लिए तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा, है ना। चूंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 के बराबर, तो 1 माइनस 2.60 मतलब एक्स भी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स से, जो भी एक्स से आया उसको माइनस कर देंगे 1 से, आपको एक्स भी मिल जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं या फिर सिंपल फॉर्मूला में भी पुट करके बना सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स से कितना आया, 2/7 मतलब 5/7 क्या आया, एक्स भी आया। तो एक अगर आपको मिल गया तो दूसरे को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक से माइनस कर दीजिए दूसरा आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको दिया हुआ है तो फॉर्मूला में पुट करके आप मोल फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं। तो जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है सब हम आपको बता दिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या था, परसेंटेज में 3 था, उसके बाद हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज देखे। अब इसमें रिलेशन हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइप का रिलेशन होता है, एग्जिस्ट करता है। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ना मोलारिटी नॉर्मेलिटी में क्या क्या रिलेशन है, तो अब रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो आपको रिलेशन को ध्यान रखना है। अगर वो रिलेशन को आप रट लेते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो इंटरमिक्सिंग वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, है ना। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। पहला जो है वह है की पॉइंट करके यहां पर देखो दिया हुआ है। पहला रिलेशन है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में सिंपल रिलेशन होता है, मोलारिटी बराबर होता है नॉर्मेलिटी
नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है जी? मोलारिटी गुना एन फैक्टर। कैसे आया? नॉर्मेलिटी बराबर हम आपको बताए थे, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोल गुना एन फैक्टर बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अब देखो यहां पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एमएल में लिख सकते हैं। मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोलारिटी है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोलारिटी, ये आपको मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन गया मोलारिटी और गुना एन फैक्टर। तो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में, जहां एन क्या है? नॉर्मेलिटी है, एम जो है आपका मोलारिटी है और एन फैक्टर आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको दिया हुआ है तो दूसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक और आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, दो केस आपको मिलेगा। एक बोलेगा कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, दूसरा बोलेगा कि सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग केस हो जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन को बोलेगा कि डाइल्यूट किया जा रहा है दो सॉल्यूशन को, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है? N1V1 बराबर N2V2। एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको मिक्स किया जा रहा है दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ, उसका भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब भी डाइल्यूट किया जा रहा है, जब भी डाइल्यूशन का केस आएगा, तो आपको N1V1 बराबर N2V2 यूज करना है। देखो दो केस होता है। केस वन फॉर डाइल्यूशन, अगर आपको डाइल्यूट किया जाएगा सब्सटेंस को, तो उस कंडीशन में आपको N1V1 बराबर N2V2 यूज कर लीजिएगा। नॉर्मेलिटी दिया है तो अच्छा है, नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर अभी देखिए मोलरिटी गुना एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग मोलरिटी गुना एन फैक्टर लिख सकते हैं। N2V1 बराबर N2 को भी लिख सकते हैं M2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2। तो ये सिंपल आपको यूज करना है, आपको दूसरा कंपोनेंट का मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। दूसरा केस होता है ऑन मिक्सिंग, दूसरा आपको मिक्स कराता है। अब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स करते हैं तो यहां पर दो केस आपको मिलता है, N1V1 प्लस माइनस N2V2 बटा में V1 प्लस V2। ये आपको मोलर मास या फिर नॉर्मेलिटी जो होता है मिक्सर का आता है। दो कोई कंपोनेंट है उसको बोलेगा मिक्स कर रहे हैं, तो बताइए मिक्सर का नॉर्मेलिटी क्या होगा? तो इस तरीके से यूज करेंगे N1V1 प्लस माइनस N2V2 बटा में V1 प्लस V2। प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे? तो देखो प्लस जो है कब यूज करेंगे? जब हमारे पास दोनों एसिड हो, दोनों कंपोनेंट जो मिला रहे हैं वो दोनों एसिड हो या फिर दोनों बेस हो। अगर बोथ आर एसिड, बोथ आर एसिड, दोनों जो है एसिड हो या फिर बोथ आर बेस, तब हम लोग प्लस यूज करेंगे। माइनस साइन कब यूज करेंगे? यहां पर एक आपका एसिड हो एंड वन बेस, एक एसिड है और एक बेस है, तो यहां पर हम लोग माइनस यूज करेंगे। और प्लस कब यूज करेंगे? या तो दोनों एसिड हो या फिर दोनों बेस हो। नीचे देखो प्लस ही आया है, तो वॉल्यूम हमेशा जुड़ेगा, चाहे आप एसिड बेस को मिलाइए या फिर बेस बेस को या फिर किसी को मिलाइए, वॉल्यूम हमेशा जुड़ता है, वॉल्यूम कभी माइनस नहीं होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस याद रखना है, एक डाइल्यूशन का और एक मिक्सिंग का। डाइल्यूशन करेगा N1V1 बराबर N2V2 और दूसरा मिक्सिंग करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। जितना कंसंट्रेशन टर्म था सब हम लोग अच्छे से सीख गए, रिलेशन था वो भी हम लोग देखे नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में। अगले लेक्चर में और कुछ रिलेशन हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, काफी अच्छे से आपको बताया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।